गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 4 और लेसन का नाम है नवपाषाण काल की अवधारणा, कृषि व्यवस्था का उदय। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल में जहाँ आदमी केवल आखेटक और संग्राहक था, नवपाषाण काल में उसके जीवन में कई बुनियादी परिवर्तन आए और अब वो एक आखेटक से, एक संग्राहक से वो खाद्य उत्पादक बन गया। वो खेती करने लगा, पशुपालन सीख गया। वो गुफाओं से बाहर आकर अब अपने खेतों के पास ही झोपड़ियों में रहने लगा और उसके समाज का ढांचा बदलने लगा। अब पहले जहाँ वो झुंड में रहा करता, अब वो कबीलाई जनजातियों के रूप में एक नए समाज का उदय हुआ। तो इसी काल को हम नवपाषाण काल की अवधारणा के रूप में हम याद करते हैं और इस अध्याय में हम इसी नवपाषाण काल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो पाषाण का पत्थर के उपकरण से, इस पत्थर के उपकरण का नाम पे इस युग का नाम पड़ा। लेकिन सबसे पहले 1865 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। उसने इस युग को नवपाषाण युग बताया और इस युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में किया जाने लगा। तो यहाँ एक मौलिक परिवर्तन आया जिसमें मानव की प्रकृति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीखे गए। अब उसने केवल उसके जो औजार थे वो खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायक मात्र ही थे, लेकिन नए औजारों से अब वह जंगली गेहूं की बालियों से दाने एकत्रित करने लगा। उन दानों को जमीन में डालकर कई गुना ज़्यादा दानों का उत्पादन करने लगा, जिसे हम कृषि कहते हैं। उसने पशुओं को मारने की बजाय वो उनको पालने लगा, उनका दूध उपयोग करना सीख गया और प्रजनन की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि पशुओं का उसने अब ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसके रेवड़ में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई और इस प्रकार मांस खाने के लिए मनुष्य को पशुओं का पालन भी करने लगा। अब मनुष्य, ये बात ध्यान देने योग्य है कि वह वो संग्राहक नहीं था, अब वो भोजन का उत्पादक था। ये उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे कृषि और पशुपालन के युग का प्रारंभ हुआ। वह झोपड़ियाँ बना करके अपने ज़मीन के पास ही रहने लगा ताकि उनकी वह देखभाल वह जंगली पशुओं से उसकी रक्षा कर सके। और यहीं उसने अब बाड़े बनाने शुरू कर दिए। उन बाड़ों में पशुओं को रखा। उसने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की। उसने वन्य पौधों के बीजों का भंडारण करना शुरू कर दिया। लेकिन कृषि की शुरुआत से भंडारण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई। उसने पहिए की खोज की। उसने चाक पर बर्तन बनाए। इस काल में उसने मृद भांडों को आग में पकाने भी लगा था, जिससे ये बर्तन और भी मजबूत हो गए थे। काफ़ी परिवर्तन आए और इस युग में जलवायु में भी परिवर्तन आए। जलवायु व औजारों में इस बदलाव की मुख्य भूमिका इसमें रही है। इस समय तक महाद्वीप अंतिम हिम युग से मुक्त हो रहे थे और जलवायु फसलें उगाने के लिए अब उपयुक्त हो रही थी। अब मानव के औजार अधिक सुडौल थे, अधिक पहने थे और हल्के थे, जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी थे। पहले मनुष्य अपने उपकरण एक उपयुक्त पत्थर पर दूसरे भारी पत्थर से विशेष ढंग से चोटें मारता था और इस तकनीक से वो बद्दे, खुरदरे और बेडोल होते थे। उनमें तीखापन भी कम होता था। अब वो रगड़ करके इनको और नई तकनीक से इनको अच्छे बनाने लगा। अब ये जो उपकरण थे, इनसे अनाज अलग करना था, या जैसे जो उनके भाले थे, भाले का जो पहना भाग था, बाण के आगे का तीखा भाग जो घिसा हुआ सूक्ष्म पाषाण का होता था, उससे जंगली जानवरों का शिकार भी आसान हो गया था। तो इस युग में अब जहाँ बात आती है कि नवपाषाण युग के दौरान ग्रामीण समुदायों का उदय हुआ। पहले जो जनजातीय कबीलाई समाज पर जो आधारित था, और इसमें एक नवीन जीवन पद्धति ने जन्म लिया। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इस परिवर्तन में हजारों वर्ष लगे। निश्चय ये एक धीमी कर्मिक प्रक्रिया थी, फिर भी यह एक बुनियादी एवं गुणात्मक परिवर्तन था और ये मानव जीवन में एक लंबी छलांग भी थी। इसका प्रभाव दूसरे समाज और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा। तो इस संदर्भ में गार्डन चाइल्ड ने भी इसको नवपाषाण क्रांति की संज्ञा देकर कोई गलती नहीं की।
तो नए समाज की मुख्य विशेषताएं थी। अब मुख्य विशेषताएं थी तो जब कृषि की शुरुआत हुई तो गांव का भी उदय हुआ। भारत में ऐसा सबसे प्राचीन गांव मेहरगढ़ मिला। यहाँ लगभग 9000 वर्ष पहले खेती होती थी और उसका बड़ा भाग खेती का रहा है, जो भूमध्य रेखा से मध्य एशिया और सिंधु तक फैला हुआ था। यह जलवायु की दृष्टि से भी एक कृषि पशुपालन के अनुकूल क्षेत्र था और इसी कारण विश्व की प्राचीनतम बस्ती कृषक बस्ती इस क्षेत्र में पनपी। भारत के भीतरी भागों में भी इन बस्तियों का उदय हुआ, लेकिन बाद में लगभग 4000 वर्ष के बाद अब नया पाषाण काल एक जीवन में क्रांतिकारी युग था और समाज का जो लोगों का रहन सहन, उसका जीने का ढंग, सामाजिक संगठन बदल गए थे। अब वो कबीलों के जनजातीय समाज में रहने लगा। कृषि के साक्ष्यों की अगर बात करें तो भारतीय की प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में 7000 से 5000 ईसा पूर्व से मिले हैं। यहाँ जौ व जई की किस्म की खेती होती थी। यहाँ के किसानों ने पत्थर के सूक्ष्म ब्लेडों को डोमर या काठ कोयले में फंसाकर दराती बनाते थे, जो शायद पहला यंत्र था, कृषि का पहला यंत्र था। यहाँ के लोग फसलों की सिंचाई का प्रबंध भी करते थे। ऐसा भी गेहूँ और जौ की कुछ किस्मों का भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं और यहाँ अपेक्षाकृत शुष्क व कम वर्षा वाले जलवायु क्षेत्रों को सिंचाई के बिना शायद पैदा फसल ना होती। तो यहाँ की बरसाती नदी नालों पर बांध बना करके छोटी छोटी सी नालियाँ निकाली जाती थी और यहाँ के किसानों ने यहाँ पर कपास को भी कृषि जन्य फसल बना ली थी। यहाँ कपास की भी कृषि होने लगी थी। कश्मीर घाटी में लगभग 2500 ईसा पूर्व के बाद लोग किसान बने। यहाँ भी जौ, दाल व मटर लोग पैदा करते थे। चावल की खेती भी बाद में यहाँ होने लगी थी। फिर गंगा की घाटी में चावल की खेती का विकास हुआ और आज भी काफ़ी मात्रा में जो चावल के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में हैं। चावल के साथ गेहूँ, चना, सूरजमुखी, मटर व कई तरह की फलीदार फसलों की भी खेती अब होने लगी। दक्षिणी भारत में भी कई प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा मुख्य विशेषता थी पशुपालन। अब पशुपालन के भी ठोस प्रमाण मिले हैं। भारत की बस्तियों में बड़ी संख्या में पालतू जानवरों की हड्डियाँ, मानव के साथ कब्र में दफनाए हुए पशु कंकाल, जले हुए गोबर की राख के ढेर दक्षिणी भारत में मिले हैं। महागारा में तो पशुओं के खुरों के निशान वाला एक पशु बाड़ा भी मिला है। पशुओं से खेती करने के प्रमाण इस काल में नहीं मिले। किसी तरह के हल या बैलगाड़ी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। शायद वह पालतू पशुओं का उपयोग वो मांस व दूध के लिए ही करता था या उनके बालों से ऊन, भेड़ बकरियों को पालने के प्रमाण भी मिले हैं। कई स्थानों पर भैंस, गधा, सूअर, मुर्गियां भी पाली जाती थी, परंतु भैंस पालने के साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद दस्तकारी की बात आई। जहाँ कृषि ने पशुपालन को बढ़ावा दिया, वहीं दस्तकारी को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि पहले उपकरणों की ज़रूरत सीमित थी, अब उसे और नए तरीके के उपकरणों की ज़रूरत थी। क्योंकि तो पहला उपकरण था, जैसे ये प्राचीन कार्य थे मानव के, उसने उन औजारों को पहले और सुंदर बनाए, रगड़ करके पहने और अच्छे बनाए। इन औजारों में जैसे हड्डियों के औजारों में सुइयाँ, कांटेदार भाले, शंख, सैल की चूड़ियाँ, सेलखड़ी घिसा हुआ पत्थर को बोलते बेटा, जिसे मन के तैयार करते थे वो। फिर बुनाई कला में भी काफ़ी परिवर्तन आया। वह ऊन की बारीक रस्सियों से वह चटाइयाँ व गर्म कपड़े बनाने लगा। सरकंडे की पत्तियों से उसने टोकरियाँ बनाई, ये मेरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। उसने अन्य स्थानों पर मर्द बांडों पर बने टोकरियों व रस्सियों के निशान भी पाए हैं। वह कपास को भी पिंज व पुनकर सूती कपड़ा बनाने लगा था। कपास को पिंज करते ना, पीनते हैं जैसे, वो उससे जो रुई है, रुई से वो बिनोड़ा अलग करते हैं, उसको पिंज बोलते हैं उसको। फिर बर्तनों की भी शुरुआत हुई बेटा। तो बर्तनों की उसके जो ज़रूरत महसूस हुई तो दो थे। पहले उसने पीने के पानी के भरकर रखने के लिए और दूसरा अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए। तो सबसे पहले मानव ने सरकंडों से बनी टोकरियों को कोलतार से सीमेंट की तरह लीप कर पानी भरने के लिए बर्तन बनाया। ऐसी टोकरियाँ मेरगढ़ में मिली हैं। अधिकांश स्थानों पर हाथ से मिट्टी बनाने का तरीका अपनाया गया और बाद में इन टोकरियों को अंदर की ओर से उपयुक्त मिट्टी के लेप की एक परत बना करके धूप में सुखा लेते थे और फिर उन्हें आग में भी पका लिया जाता था। इस तरह से ये सुडौल और काम चलाऊ टोकरियाँ थी या बर्तन थे। ये महान उपलब्धि थी। फिर लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेरगढ़ में चाक के बर्तन, चाक पर पहिया होता ना, उसके ऊपर बर्तन बनाए जाने लगे। चाक तकनीक संभवतः पश्चिम एशिया
शायद सीरिया या फिलिस्तीन से यहाँ आई होगी, क्योंकि यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आ चुकी थी। पहिया नुमा चाक तेजी से घूमकर अच्छे सुडौल संतुलित बर्तन बनाने लगा था, और जिसके हाथ से शायद ऐसे बर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इतने अच्छे बने। फिर व्यापार आया। व्यापार भी के क्षेत्र भी जैसे सिंध की, बलूचिस्तान व सिंध की बस्तियों में व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मेरगढ़ से लाजवर्दी या नीलम या फिरोजा जैसे कीमती पत्थर व उससे बने मनके प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसे पत्थर उत्तर पश्चिमी मेरगढ़ के आसपास कहीं उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि दूर दराज के इलाकों से व्यापार के माध्यम से ये यहाँ आए होंगे। यह व्यापार गोमंतु पशुचारी कबीले करते रहे होंगे शायद। सामाजिक संगठन की बात आई बेटा, कुछ समाज में सामाजिक इकाइयाँ बनी, जैसे परिवार, वर्ण, जाति, समूह, कबीलों यानी जनजातियों से मिलकर के बनता है। समाज का संगठन बनावट सदा एक जैसी नहीं रही, इसमें पाषाण काल से लेकर के काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं और मिलते रहे हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल में तो तक सामाजिक स्वरूप केवल मानव समूह अथवा झुंड थे, लेकिन नव पाषाण काल में इनका आधार जनजाति अथवा कबीले बने। इसी को जनजातीय समाज भी बोलते हैं। वैसे तो हर बराबरी वाला समाज था, लेकिन मेरगढ़ में जहाँ कृषि का विकास अधिक हुआ, वहाँ वर्गीय विभेद अंकुरित होने लगे थे। इससे व्यापारिक गतिविधियों को और भी बढ़ावा मिला होगा। मेरगढ़ में मानव कब्रों से एक जैसी वस्तुएं नहीं मिली, कुछ में लाजवर्द या नीलम जैसे मूल्य वाले पत्थर या मनके मिले हैं। कालांतर में निजी संपत्ति व राज्य के उदय की परिस्थितियां भी विकसित हुई, जिसे सिंधु घाटी जैसी सभ्यता को जन्म दिया। इसके बाद ग्रामीण बस्तियां। जब आदमी एक स्थान पर टिक करके रहने लगा तो उसने समय पर बुआई, सिंचाई, गुड़ाई, कटाई, जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा, खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहना जरूरी था, और झोपड़ियों का एक समूह होता था ग्रामीण इलाकों में। इन बस्तियों में खाद्य उत्पादक बस्तियां भी इनको कहते हैं। ऐसी बस्तियां मेरगढ़, अंजीरा, किली, गुल मोहम्मद, राजा गुंदाई आदि में जैसे काफ़ी मिली हैं। ये दक्षिणी भारत में भी उतनूर, ब्रह्मगिरी, मास्की, कोडईकल व नागार्जुन कोंडा इत्यादि बस्तियां मिली हैं। निवास स्थान की बात करें तो जैसे जब मानव ने अपनी ग्रामीण बस्तियां बना ली, तो इससे जाहिर होता है कि पत्थर की गुफाओं से बाहर निकल गया था। अब उसने अपने कृत्रिम निवास बनाने सीख लिए थे। वह बांस, सरकंडों, मिट्टी की झोपड़ियां बना करके वो रहने लगा था। तो फरस में भी उसने चिनाई करते हुए पत्थरों का खड़ंजा भी मिला एक जगह। एक झोपड़ी में पत्थर थे और उन पत्थरों का खड़ंजा मिला, जैसे उस पत्थर के ऊपर। भोजन की बात करें तो मानव के भोजन में अब दूध, मांस, अनाज और अनेक प्रकार की दालें शामिल थी, और अब वह दालों में वह मुख्यतः गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, चना, मटर का प्रयोग करता था। और अब उसमें भेड़, बकरियां, कबूड़ वाले बैल, सूअर, मुर्गियां थी, जानवरों को वो पालता भी था, उनका मांस भी खाता था, भेड़ बकरियों का दूध भी पीता था। कई स्थानों पर भैंस की भी साक्ष्य मिले हैं। अब वह भोजन को पकाकर और भूनकर भी खाता था मांस को। पहनावा बैठ, उसने अब कपड़े बुनने सीख लिए थे। वो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र दोनों डालने लगा था। वह बकरियों की ऊन को धागे से बनाता था और उससे मोटी ऊन से कपड़ा बनाता था। सिंध बलूचिस्तान में कपास के रेशे से भी सूती कपड़े बने हैं। लेकिन मृद बांडों पर जो चटाइयों के निशान मिले, वो रस्सी बांटने व कपास उत्पादन के जो साक्ष्य मिले, उनमें कुछ संदेह रह जाता है कि वे लोग वस्त्र बुनना नहीं जानते थे। धार्मिक विश्वास भी अब देखने को मिले हैं। उसकी नवपाषाण काल में उसकी रुचि, बहुत सारे विश्वास, अंधविश्वास, मृत्यु रहस्य के कारण पैदा हुए। तो ऐसी मेरगढ़ के उत्खनन में दौरान मिली कब्रों में मानव कंकालों के साथ पाषाण उपकरण, भोजन सामग्री, डामर से लिपि टोकरियाँ, हड्डियों व पत्थर के आभूषण भी वहाँ पर मिले हैं। अब वो कपाल छेद प्रथा भी उसमें थी। जैसे एक कंकाल मिला, देखिए खोपड़ी में पाषाण उपकरण के से किए गए 7 छिद्र हैं। मानव खोपड़ी में छेद करने की ऐसी प्रथा को कपाल छेद प्रथा बोलते हैं। इसके उदाहरण एशिया, यूरोप की अन्य नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में भी मिलते हैं। तो पता नहीं उन्होंने किसी बुखार की, किसी बीमारी के लिए कोई इलाज किया होगा, या अंधविश्वास के कारण की जाती थी। लोग सोचते होंगे कि इस तरीके से दुखी करने वाली प्रेतात्मा को वो बाहर निकाल देंगे। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसे कोई बुखार जैसी बीमारी हो और छेद करके उस बीमारी को बाहर भी निकालते हो। तो दोनों बात हो सकती हैं। लेकिन ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कपाल छेद प्रथा अभी तक की प्राप्त जानकारी में मानव द्वारा शल्य चिकित्सा ये प्रथम गंभीर प्रयास था। कलात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें
कला का भी विकास हो गया था। टेराकोटा आग में पकाई हुई मिट्टी को कहते हैं। तो इसी प्रकार के शायद कलाकृतियाँ भी इसी प्रकार से बनाई जाने लगी थी। उसकी जीवन पद्धति में परिवर्तन आया था। जिन गुफाओं में रहता था अब उनकी दीवारें उनके लिए कैनवास थी। वो उनके ऊपर झोपड़ियों, कच्चे घरों, गर्तावासों में रहने लगा था और अपनी कलाकृतियों को उनके ऊपर वो उतारता था। मर्द भांडों पर भी अपनी कलाकृतियाँ उतारता था। तो रॉक आर्ट इसे हम बोलते हैं। उसके भी नमूने वहाँ पर पाए गए हैं। बारहसिंगा के फोटो भी कई जगह पाए गए हैं। कई जगह पुरुष धनुष बाणों का प्रयोग कर रहे हैं। कई पर स्त्री जानवर पर भाला फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। कई आदमी शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि नवपाषाण काल एक बुनियादी परिवर्तन का युग था, जिसने मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को बदल दिया। रहन सहन और जीने का ढंग बदल गया और उसके अभिव्यक्ति और कला के तौर तरीके बदल गए। अब वो खेती का विकास तेजी से करने लगा और यहाँ वर्ग स्तरीय समाज भी अंकुरित होने लगा और इसी आधार पर इस क्षेत्र में हड़प्पा जैसी सभ्यता ने जन्म ली। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।